उसने अपना लास्ट वर्क किया था जिसको राइटिंग ऑन द डेड बेड भी कहा जाता है, वो था मोसेस एंड मोनोथिज़म। मोसेस जोन सा था वो था इजिप्शियन पीपल, और मोनोथिज़म जोन सा था वो रिलीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जोन सा हम मानते हैं कि मोसेस लोग मतलब कि जूइश थे, यहूदी थे, तो वो यहूदी नहीं थे बल्कि वो इजिप्शियन थे। और बिल्कुल ही इसने फिर एक हिस्टोरिकल, अब ये ऐसे जोन सा था, मेरे ख्याल ये भी 3 या 2 ऐसे इसमें कंपोस्ट था। और इसमें इसने ये पहले इसने सबसे पहले हिस्टोरिकल नावल बेस्ड सारी बातें की हैं कि हिस्टोरिकल नावल ये था, ऐसे था, वैसे था। फिर इसने अपनी लॉजिकल और अपनी थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग सारी बात की है कि रिएक्शन फॉर्मेशन की भी बात बीच में की गई है, काफ़ी बातें की हैं। और उसके बाद मतलब कि रिलीजन बेस पे उसके बाद फिर इसने अपनी एक समरी लिखी थी। उस समरी में भी इसने बहुत क्लियरली बताया कि जूइश जोन से थे वो अलग थे, वो जूइश नहीं थे। मोसेस जोन से थे, ये सारे रिलीजन जोन से, ये इजिप्शियंस का रिलीजन है। ठीक है, और मैं इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स मेरी बात सुन रहे होंगे, और मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन कौन से रिलीजन से बिलोंग करने वाले देख रहे होते हैं, तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती कोई भी कोई भी किसी भी तरह की बात करके। तो इसलिए मैंने बस आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि ये ऐसे ऐसे था। समरी इसकी एक मतलब कि रिलीजन बेस में थी, हिस्टोरिकल नावल था, बीच में से थोड़ी बहुत अपनी थ्योरीज़ को डाला था, एडजस्ट किया था। और उसके बाद फिर इसने एक समरी दी थी अपनी उस सारी थ्योरीज़ के बारे में, और ये क्लियर किया था कि वो जूइस्ट, ये रिलीजन जोन सा है ये जूइस्ट रिलीजन नहीं है बल्कि ये एक इजिप्शियन रिलीजन है। और इसके लिए फिर इसने काफ़ी रेफरेंसेस भी दिए थे, उसकी फैमिली रेफरेंसेस भी दिए थे जो भी उस टाइम का गॉड था। और माना जाता है कि उस टाइम का जो सा गॉड था जिसको फ़ारा कहा जाता है, इजिप्शियन फ़ारा, उसको उसके ही फॉलोअर्स ने कत्ल किया था, और ये सारी कहानी। तो इस वजह से फिर इसने वो सारी चीज़ भी क्लियर की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर ये 25 सितंबर 1939 में मर गया एट द एज ऑफ 83 के एज में। और उसके बाद फिर अब जो सी इसकी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल थे ना, आखिरी 20 साल में इसने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया कि मैं ये ना पर्सनल है, तो बी नहीं है, पर्सनल करे जाना है। ठीक है, ये मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्योंकि टाइपिंग करनी पड़ती है सारी, क्योंकि काफ़ी मोल्ड करना पड़ता है सारा मटेरियल, इस वजह से। तो ये पर्सनल रिप्रेजेंट्स पर्सनल करेज एंड प्रोडक्टिविटी, कि उसने सिर्फ अपनी थ्योरीज़ के बारे में बात की थी, अपनी बात की थी, जो वो सोच रहा था, जो उसका एक्सपीरियंस कह रहा था। उसने नहीं देखा कि अच्छा मेरा ऐसे ऑफ थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी में इतनी बातें हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरी इस बात ने इतनी हाइप क्रिएट कर दिया। उसने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं किया, उसने सिर्फ अपने वर्क पे, अपनी थ्योरीज़ पे फोकस किया जो कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के जमा की थी। ठीक है, तो ये अब क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में और अपनी एबिलिटीज़ में अपने एक करेज होना चाहिए। ठीक है, और क्या आप उनके बारे में बात कर सको, खुल के बात कर सको, जो आपका नज़रिया बनना है आप अपने नज़रिए के बारे में बात करना चाहते हो। उसके बाद फिर इसने अपने मेडिकल कोलीग्स या पब्लिक के बारे में बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं की। इतना क्रिटिसिज्म मिला इसको अपने लास्ट वर्क में, और वो इनफर्टाइल सेक्सुअलिटी के बारे में जब इसने बात की, इसने फैंटेसी प्लेयर्स की बात की, काफ़ी ज़्यादा मिला था। लेकिन स्टिल आज भी इसके अनकॉन्शियस को, इसके ईगो, सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट्स को कोई भी, और इसके डिफेंस मैकेनिज़म्स को कोई टारगेट नहीं कर सकता, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इस वजह से इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने मतलब कि हमने बात की थी उसको कोकेन इस्तेमाल करने की आदत थी, और कोकेन के अलावा भी कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें वो इस्तेमाल करता था। और ये भी इस वजह से उसने फिर अपने जॉ का, अपने जबड़े का के 33 ऑपरेशंस करवाए थे। उसके अलावा काफ़ी लोग जो उनसे थे, उसके कोलीग्स थे, वो काफ़ी उसको कंपैशनेट, करेजियस कहते थे, जीनियस कहते थे, क्योंकि वो जो बात करना चाहता था वो बात करता था, और हर चीज़ से वो कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेता था। ठीक है, और उसको सबसे पहली बात होती है, अक्सर लोगों को यही नहीं समझ आती वो अपनी बात को समझाएं कैसे। मेरी तरह के अक्सर लोग होते हैं, लेकिन इसने अपनी वो थ्योरीज़, अपने वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं लोगों को
ठीक है, एज अ रिजिड अथॉरिटेरियन। अब काफ़ी लोग इसके बारे में कहते हैं कि वो काफ़ी अथॉरिटेटिव था, इंटॉलरेंट था, दूसरों के ओपिनियंस नहीं लेता था। इस वजह से कार्ल जंग, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, इसका फॉलोअर था, इससे सेपरेट हो गया था, क्योंकि कार्ल जंग को के कुछ कॉन्सेप्ट्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और कार्ल जंग इसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, इंटॉलरेंट एंड अथॉरिटेरियन होने की वजह से। उसके अलावा फ्रॉइड के बारे में मशहूर है कि इसके काफ़ी अफेयर्स होते थे। ठीक है, इसके अपने ही पेशेंट्स के साथ भी अफेयर रहते थे। इस वजह से इसने ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस के भी कॉन्सेप्ट जो सा था वो भी जनरेट किया था। ठीक है, काफ़ी तरह के ड्रग्स यूज़ करता था और ये वो काफ़ी इसके बारे में भी हाइप्स हैं और काफ़ी हमें मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताई हैं जो तकरीबन बतानी चाहिए थी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉइडियन साइकोएनालिटिक डुक्रेन इज़ फ्रॉइड्स ऑटोबायोग्राफी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि हमें अगर फ्रॉइड की लेगेसी को समझना है तो फ्रॉइड की बायोग्राफी भी हम थोड़ी बहुत आउटलाइन देख लेते हैं। अब वो इस वजह से क्योंकि अगर हम साइको एनालिटिक डुक्रेन की बात करते हैं ना, तो साइको एनालिटिक डुक्रेन सरासर फ्रॉइड की लाइफ है। उसकी जब हम सेक्सुअलिटी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात की, क्योंकि उस टाइम में उसकी एज जो सी थी वो 50+ हो चुकी थी, 50-51। तो एट दैट टाइम वो अपना प्लेयर जो सा था एक्टिविटीज़ में लूज़ कर रहा था, और उसको ये था कि मैं अपना प्लेयर इस वजह से लूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो सी मैनली पावर्स हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, तो मेरी मैनली पावर्स कम हो गई हैं, इस वजह से मुझे चीज़ों पे प्लेयर नहीं। और इसने यहाँ पे एसोसिएशन की और तब वैसे ही स्टडीज़ चल रही थी हॉर्स की टेस्टिस को इम्प्लांट करने की, ह्यूमन टेस्टिस की जगह, ताकि वो प्लेयर वापस उन लोगों को मिल सके, लेकिन वो स्टडी अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, इस वजह से फिर और काफ़ी एग्जैजुरेट किया जाता है इसकी सारी चीज़ों को। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन काफ़ी कम चीज़ें हैं जो कि मोर देन अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ टू इट। काफ़ी चीज़ें एग्जैजुरेट हैं और काफ़ी चीज़ें इसके बारे में सच भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके फिलिप स्टेप ब्रदर के बारे में बात की थी, जो कि फ्रॉइड उससे 20 साल भरा था, लेकिन फिर भी हमेशा उससे गुस्सा रहता था और उसकी वजह से ही फिर ये न्यूरोलॉजी में भी आया था। शायद वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहता था जिसमें फ्रॉइड पसंद था, लेकिन इनके काफ़ी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपने ब्रदर फिलिप के साथ। उसके अलावा इसकी फ्रॉइड की बायोग्राफी किसने राइट की है? अर्नेस्ट जॉन्स ने। ठीक है, अर्नेस्ट जॉन्स जो सा था वो ब्रिटिश साइको एनालिस्ट था। ब्रिटिश साइको एनालिस्ट ने अर्नेस्ट जॉन ने फ्रॉइड की बायोग्राफी जो सी थी वो लिखी थी। अब फ्रॉइड की थोड़ी बहुत थ्योरीज देख लेते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी थी एक, इसकी पर्सनैलिटी थ्योरीज थी इसकी, जिसमें ईगो, सुपर ईगो आ जाती है। उसके बाद डेथ एंड लाइफ एंड डेथ इंस्टिक्ट्स थे, ये वो 1990 का वाक़या है। और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थे जो कि वो जी स्टेलन ने जब इसको इनवाइट किया था क्लार्क यूनिवर्सिटी में, तब इसकी डेवलप हो चुकी थी। मैकेनिज़म्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स भी आ जाता है। और यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि वैसे तो पार्ट साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट का ही है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में इसने फिक्सेशंस की बात भी की हुई है, वो भी उसमें कंक्लूड हो जाती हैं। और इसके फ्रॉइड के पेशेंट्स थे उसके बारे में भी इसने बुक्स डेवलप की थी। सबसे पहले एनाओ, और उसका ओरिजिनल नेम भी आगे है लिटिल हैंस डोरा, और रैट मैन, वुल्फ मैन, सबीना स्पिरल रीन। ठीक है, इसके आगे इसके पेशेंट्स की ओरिजिनल नेम्स भी लिखे हुए हैं जिनके साथ इसने काम किया था। और एनाओ केस के साथ ही इसने हिस्टेरिया पेशेंट थी और काफ़ी मशहूर है एनाओ केस। उसके बाद इसके जो से मेजर वर्क थे वो थे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में इसने मेजर बुक थी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे के बारे में, टोरम एंड टैबो, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। ठीक है, इसके बारे में भी थी। अब फ्रॉइड राइटिंग डिटेल मैनी ऑफ हिज मेजर थ्योरीज एंड आइडियाज़, हिज पर्सनल फेवरेट वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के बारे में वो ये लिखता है, it contains the most valuable of all the discoveries it has been my good fortune to make,
कि इसके बारे में मैंने जो कुछ भी डिस्कवर किया है, जो कुछ भी ढूंढा है, जो कुछ भी दरियाफ्त किया है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। और ये मेरी खुश नसीबी है, या सबसे बड़ी खुश नसीबी है, बहुत अच्छी है मेरे लिए। इनसाइट सच एज दिस फेल्स टू वंस लॉट बट वंस इन अ लाइफ टाइम, कि ये सबके बारे में, ये एक ही बार लिखी गई है, लेकिन ये काफ़ी एक ही बार लिखने वाली किताब थी। अब इसको दोबारा कोई किसी भी तरह से लिख नहीं सकेगा, मेरी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। उसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी जो उनसी थी, फ्रॉडियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फसाइज करती है अनकॉन्शियस फोर्सेस में और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है, जो कि अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। और आई होप कि हमें यहाँ पे वीडियो ख़त्म करनी चाहिए, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब हम इसकी सेपरेट हर थ्योरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में, और उसमें थोड़ी बहुत ब्रीफली सारी थ्योरीज़ देखने के बाद फिर इन डिटेल जो थ्योरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हैं वो इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।